नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अधिवक्ता संघ चुनाव की प्रक्रिया हुई शुरू। विभिन्न पदों पर कई उम्मीदवारों ने कराया अपना नामांकन। टेबल टू टेबल कैंपेनिंग भी हुआ प्रारंभ। बिहार विधानसभा के बाहर हुए लाठीचार्ज के विरोध में राजद नेताओं ने खोला मोर्चा। टावर चौक पर किया प्रदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री का फूंका पुतला। नगर भवन में आयोजित हुआ आवास आवंटन सह लोन मेला। नगर विकास विभाग के निदेशक ने किया उद्घाटन। उपायुक्त समेत अन्य कई अधिकारी रहे मौके पर मौजूद। और पतंजलि परिवार ने बक्सीडीह रोड में किया होली मिलन समारोह का आयोजन। एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी गई होली की शुभकामनाएं। गीत संगीत का भी चला दौर। पत्रकारों को भी किया गया सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। अधिवक्ता संघ चुनाव को लेकर नामांकन प्रारंभ हो गया है। पहले दिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत अन्य पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया गया। नामांकन पत्र दाखिल के बाद प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ वकालत खाने में प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है। अधिवक्ता संघ चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव को लेकर गुरुवार से नामांकन प्रारंभ हो गया। नामांकन के पहले दिन अध्यक्ष पद के लिए दुर्गा प्रसाद पांडे, सुनील कुमार राय और प्रकाश सहाय आदि ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर संजीवन कुमार सिन्हा, नित्यानंद प्रसाद, पारसनाथ सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि महासचिव पद के लिए विनय कुमार और कामेश्वर प्रसाद यादव ने भी अपना नामांकन पर्चा भरा। इसके साथ ही संयुक्त सचिव प्रशासन के लिए दशरथ प्रसाद ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि संयुक्त सचिव लाइब्रेरी के लिए सुनीता कुमारी, कमलेश्वर प्रसाद, नारायण देव और रंजीत कुमार वर्मा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं कार्यकारी सदस्य पद के लिए उर्मिला शर्मा, जयंत कुमार सिन्हा, विनोद कुमार यादव, नरेश कुमार पाठक, भुवनेश्वर मेहता, दिनेश कुमार राणा, दिनेश प्रसाद शर्मा, विनोद कुमार पासवान, राजीव कुमार, राजीव गोपाल, चंदन कुमार सिन्हा समेत 14 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद सभी प्रत्याशियों ने टेबल टू टेबल अपने समर्थकों के साथ वकालत खाना में प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है। मैं सुनीता कुमारी, बार के चुनाव में आज नॉमिनेशन हुआ है हमारा ज्वाइंट सेक्रेटरी लाइब्रेरी में। आज मेरा नॉमिनेशन है और हमारा ये प्रयास है कि हमारे अधिवक्ता को जो भी दिक्कत है वो हम उनके लिए हम सॉल्व कर पाएँ। उनका जो भी मुसीबत हो, जो भी है, हम उनके लिए उनका साथ दे सकें, उनका हम सारी समस्या को दूर कर पाएँ। दिनेश प्रसाद शर्मा एसओटी मेंबर के पद पे आज नॉमिनेशन दाखिल किया हूँ और सभी लोअर सीनियर से आशीर्वाद और अपील करता हूँ कि हमको भारी मतों से जितावें। और जीतने के बाद जो भी होगा बाहर में सभी सदस्यों से राय विचार करके बाहर और बाहर के स्टाफ के साथ सभी मिलजुल के एक दूसरे सहयोग के माध्यम से आगे वेलफेयर बढ़ाने का काम करेंगे। अधिवक्ता संघ हमारी अपनी संस्था है, अधिवक्ताओं की संस्था है और यहाँ अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ और अधिवक्ताओं के विकास, बार और बेंच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर एक 2 वर्ष पर यहाँ चुनाव संपन्न होती है, जिसमें अधिवक्ता गण भी भाग लेते हैं। मैंने कई बार संघर्ष किया है। इस बार मैंने जिला अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष पद के लिए पुनः अपना नामांकन दाखिल किया है और आशा करता हूँ कि इस बार मुझे जिला अधिवक्ता संघ से पूर्ण सहयोग मिलेगा सदस्यों के द्वारा और हमें जीत हासिल होगी। मैं दशरथ प्रसाद जिला अधिवक्ता संघ का 2021-2023 के सत्र में मैं संयुक्त सचिव प्रशासन के पद पर मैं नॉमिनेशन दाखिल किया हूँ, जिसका चुनाव आगामी 9 अप्रैल 2021 को होना है। मैं तमाम जिला अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ एवं युवा साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि जिला अधिवक्ता संघ को कल्याण के लिए, लोगों को बेंच के साथ में मर्यादा को कायम रखने के लिए और बार और बेंच को समन्वय को स्थापित करने के लिए मैं तमाम अधिवक्ताओं से आग्रह करूंगा कि 9 अप्रैल 2021 को संयुक्त सचिव प्रशासन के पद पर वोट देकर मुझे विजय बनाएं। आज 25 जून को मैंने जिला अधिवक्ता संघ गिरिडीह के लिए
जनरल सेक्रेटरी के पद पर अपना नामांकन दाखिल किया है और आने वाले समय में पद के लिए जो है प्रत्याशी हूँ और मैं सभी अधिवक्ता बंधुओं से आग्रह करता हूँ कि एक बार हमें जनरल सेक्रेटरी के पद पर अपना मतदान करने की कृपा करें ताकि मैं आप लोगों का सेवा कर सकूं। क्या नाम है? क्या शुभ नाम है? मेरा नाम विनय कुमार है और किस पद के लिए किया है? किस पद के लिए? सचिव जनरल सेक्रेटरी के पद के लिए मैंने अपना नामांकन किया। बिहार में राजद विधायकों और कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में गिरिडीह के टावर चौक पर राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। इस दौरान बिहार सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया और घटना की कड़ी निंदा की गई। मंगलवार को बिहार विधानसभा में हुए हंगामे और पुलिस की बर्बरता को लेकर गिरिडीह जिला मुख्यालय में राजद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया और बिहार सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। यहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश महासचिव गिरिंद्र प्रसाद यादव ने की। इस बाबत अगुवाओं ने कहा कि मंगलवार का दिन विधानसभा की मर्यादाओं के लिए काला दिवस रहा। यहाँ नीतीश कुमार के द्वारा जनता की आवाज को पुलिस की बर्बरता के साथ दबाने की कोशिश की गई, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुकेश यादव, रघुनंदन यादव, देवेंद्र यादव, सफदर अली, तीतू यादव, इम्तियाज अंसारी, पूरन यादव, रामकिशन यादव, रवि कुमार, मोहम्मद उस्मान आदि दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए। बिहार में जिस तरह राष्ट्रीय जनता दल की ओर से युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कार्यक्रम किया गया था और साथी के साथ जुलूस के रूप में विधानसभा घेराव का प्रोग्राम था, उसमें हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव जी दोनों मिलकर अगुवाई कर रहे थे। लेकिन ये केंद्र द्वारा थोपी गई सरकार, नीतीश कुमार की निकम्मी सरकार ने हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करवाने का काम किया, पूरा प्रशासन उनके पीछे लगा देने का काम किया, पत्थरबाजी भी किया और विधानसभा के अंदर भी पर्दा गिराकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोग, जेडीयू के विधायक लोग मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हमारे विधायकों को मारा पीटा गया। इसके विरोध में आज हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में 24 जिला में नीतीश कुमार का पुतला दहन कर रहे हैं। कल का जो दिन था वो खासकर राष्ट्रीय जनता दल के लिए काला दिन और देश के लिए भी काला दिन माना जाएगा। ये बिहार में जो ये निकम्मी सरकार है ये बहुत ऊँच चुकी है, जनता उसे उखाड़ कर फेंकना है। ये विधानसभा के अंदर जो ये काला कानून जो पास किए हैं उसे नीतीश कुमार वापस लें और टोटल हिटलर शाही राष्ट्रीय जनता दल से और माननीय तेजस्वी जी से माफ़ी मांगे, तभी हम लोग माफ़ कर सकते हैं, नहीं तो जन आंदोलन की चेतना देते हैं। नगर भवन में गुरुवार को आवास आवंटन एवं लोन मेला घटक 3 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान करहरबारी किफायती आवास परियोजना के अंतर्गत बने पक्के मकानों का आवंटन कराया गया। आवास आवंटन एवं लोन मेला घटक 3 का आयोजन गुरुवार को नगर भवन में किया गया। यहां करहरबारी किफायती आवास परियोजना के अंतर्गत बने पक्के मकानों का आवंटन कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नगर विकास विभाग के डायरेक्टर विजया यादव उपस्थित हुई। वहीं अन्य अतिथियों में गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, उप नगर आयुक्त रोहित कुमार, उप महापौर प्रकाश सेठ समेत सभी वार्डों के पार्षद उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन्होंने घर को बुक किया था उन्हें आवास आवंटन एवं लोन मेला 3 के तहत आवास मुहैया कराया गया। साथ ही पहले किस्त के लिए निर्धारित राशि 30,000 रुपए लाभुकों ने दिया। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि लाभुकों को 5 किस्तों में अपना किस्त दे सकते हैं। इस दौरान विजया यादव ने बताया कि बहुत सारे लाभुक वैसे हैं
जो एक मुश्त किस्त नहीं दे पाएंगे। उन लोगों के लिए बैंकों की भूमिका काफी अहम रहेगी। वैसे लाभुकों के लिए बैंक सरल दर पर बैंक लोन उपलब्ध कराएंगे। कार्यक्रम के दौरान लाभुकों को कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभुकों को मात्र 3.74 लाख रुपए में पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है। इनको मिला है टॉप बी S08 नंबर सेकंड सारे लोग झेलने लगा है। सुमन कुमारी है, निर्मला सेकंड फ्लोर पे 3 नंबर प्रधानमंत्री आवास योजना वर्टिकल 3 के अंडर यहाँ पे जो आवास का योजना बन रही है उसके तहत बेनिफिशरीज ने जो 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन लेके घर बुक किए थे, आज उन सारे लोगों को घर आवंटन की प्रक्रिया हो रही है। साथ ही साथ प्रथम किश्त जो ₹20,000 रुपये देनी है उसका भी आज लोगों ने पहले यहाँ पे किश्त दी है। ये जो 5 किश्तों तक इसका भुगतान करना है, जो लाभुक का अंशदान होगा वो लाभुकों को देना पड़ेगा। किंतु बहुत सारे लाभुक हमारे ऐसे हैं जो एक मुश्त राशि नहीं दे सकते हैं, तो इसमें बैंकों की भूमिका काफ़ी अहम रहेगी और राज्य स्तर पे भी बैंकों के साथ समन्वय प्रस्तावित किया जा रहा है। और राज्य के साथ साथ हम ज़िले में भी इस बात को काफ़ी गहराई से बैंकों को इम्प्रेस कर रहे हैं कि जो आवास लेना चाहते हैं उन लोगों को एक सरल और हैसल फ्री वे में लोन दिया जाए। जो भी कागज़ पत्रों की ज़रूरत होगी या जिस तरह से रेवेन्यू के रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में क्या बदलाव आएंगे, रेरा के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा, आईसी किस तरह से करना होगा, रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन एक बनाना होगा, ये सारी जानकारी आज यहाँ के इस वर्कशॉप ही इसको बोलिए। ये एक प्रोग्राम तो एक औचित्य था, मगर मेजर एम्फोसिस हमारा ये था कि हम ULBs को भी इन चीज़ों के बारे में जानकारी दें और नगर विकास विभाग से एक्सपर्ट्स भी हम अपने साथ मेरे साथ आए हुए हैं। तो इन्होंने बैंकर्स के साथ, बेनिफिशरीज के साथ और नगर निकाय के अधिकारियों के साथ भी बात करके इसको एक सरल वे में कंप्लीशन की तरफ कैसे लिया जाए, इसके लिए हमने आज एक प्रयास किया। नगर विकास विभाग के अपर सचिव विजय जाधव को आवेदन देकर राजेश अग्रवाल ने इन्हें अवैध तरीके से रैन बसेरा से कार्यमुक्त किए जाने का आरोप लगाया है। इन्होंने मामले की जांच पड़ताल कर विभाग से उचित कार्रवाई की मांग की है। अवैध तरीके से रैन बसेरा से कार्यमुक्त किए जाने का आरोप लगाकर राजेश अग्रवाल ने नगर विकास विभाग के अपर सचिव विजय जाधव को गुरुवार को आवेदन दिया। इस दौरान नगर भवन पहुंची अपर सचिव से राजेश अग्रवाल ने जांच की मांग की। इस बाबत राजेश अग्रवाल ने कहा कि इनके अनवरत संघर्ष और प्रयास के बाद वर्ष 2015 में रैन बसेरा बना, जिसके बाद इन्हें केयर टेकर के रूप में देखरेख की जिम्मेवारी दी गई। इसके लिए प्रति माह 500 रुपये मानदेय नगर निगम की ओर से इन्हें दिया जाता था, लेकिन अचानक इन्हें पिछले साल के आखिरी महीने में कार्यमुक्त कर दिया गया। इन्होंने कहा कि इन्हें हटाने से पहले इन्हें कोई कारण नहीं बताया गया, अतः अवैध तरीके से कार्यमुक्त किए जाने की जाँच की इन्होंने मांग की है और इस संबंध में विभाग से उचित कार्रवाई की मांग की है। देखिए, पिछले 20 वर्षों से रैन बसेरा का आवाज उठाकर इनको बनाया गया। इसी कारणवश एक सिटी मैनेजर थे यहाँ पर राजन कुमार सिंह, रैन बसेरा में कुछ गलत हो रहा था जिनका मैंने विरोध किया, इसके कारण मुझे हटाया गया। और मैं आज हमारे डायरेक्टर मैडम आए थे, उनसे हम आग्रह किए हैं उनसे
कि हमें किन कारण से हटाया गया, उनकी जांच की जाए। क्या चाहते हैं आप? इसके लिए हम काम कर रहे थे, ऑलरेडी यहाँ पर केयर टेकर थे हम। एकाएक उनको राजन कुमार सिंह के गलत तरीके से उनको हटाया हमको, उन्होंने कुछ बोला हमको। पिछले 1-1.5 लाख रुपया का सामान ले रहा था, इसमें मैंने उनको बोला कि सर इनकी कमेटी बनी हुई है, कमेटी के लोग को बुला लीजिए। इसी में थोड़ा गर्म हो गया और हमारे नया साहब जो हैं तो वो कहने पर मुझे पर एप्लीकेशन लगाया गया कि हमको पूछा तक नहीं, एकाएक मुझे हटा दिया गया। तो तकलीफ है मुझे और इसलिए मैडम को बोले हैं कि इसको जांच किया। बक्सीडीह स्थित पारसनाथ ITI इंस्टीट्यूट में पतंजलि परिवार की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम लोगों ने हर्बल गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। वहीं मौके पर कई मीडिया कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। पतंजलि परिवार की ओर से गुरुवार की शाम होली मिलन समारोह का आयोजन बक्सीडीह रोड स्थित पारसनाथ ITI इंस्टीट्यूट में किया गया। बताया गया कि होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पतंजलि ने हमेशा ही सेवा और सद्भावना के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने का कार्य किया है। इसी संदर्भ में यहाँ पहुँचे सभी भाइयों तथा बहनों ने राग द्वेष जाति धर्म को भुलाकर हर्बल गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की अनंत शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम गीत संगीत का आयोजन किया गया। लोगों ने होली के गीत पर नृत्य कर खूब आनंद उठाया। इस बाबत मीडिया प्रभारी पुष्पा शक्ति ने कहा कि होली हमारी भारतीय संस्कृति का पारंपरिक त्योहार है। इस त्योहार के माध्यम से योग का संदेश भी देने का कार्य किया जा रहा है। एक एक गतिविधि इसमें जो होली मिलन पर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ढोलक तबला आदि बजाने का, उससे भी हमारे हाथों का व्यायाम होता है। नृत्य करने से पूरे शरीर में कंपन होती है और पूरे शरीर का एक्सरसाइज होता है। यह भी एक प्रकार का योग से जुड़ा हुआ है ताकि लोग स्वस्थ और निरोग रह सके। यह आयोजन भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह के नेतृत्व में किया गया। वहीं मौके पर राज्य कार्यकारिणी सदस्य चंद्रहास जी, पतंजलि योग समिति जिला प्रभारी परमेंद्र कुमार, युवा प्रभारी रणधीर गुप्ता, मीडिया प्रभारी पुष्पा शक्ति, महामंत्री प्रेमलता, वार्ड पार्षद आरती गुप्ता, सक्रिय कार्यकर्ता बबीता श्रीवास्तव, सपना राय, लक्ष्मी छाया, पूनम गुप्ता, सीमा लाल, पुष्पलता त्रिवेदी, आशा सिन्हा, सुनीता बर्नवाल, अधिवक्ता कला सहाय, प्रीति सिन्हा, प्रमीला मेहरा, सुनीता शर्मा, समता देवी, शालू प्रिया, जया सिन्हा, दुलारी देवी, अनु कुमारी, ललिता बर्नवाल आदि सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान कई मीडिया कर्मियों को सम्मानित भी किया गया।
शर्म नहीं आई नहीं अपनी उमरिया, शर्म नहीं आई नहीं अपनी उमरिया। 60 बरस में इश्क लड़ाए, 60 बरस में इश्क लड़ाए। मेरे क्लास से लोग करना को खड़ा करने में इनका योगदान रहा है। ये पूर्व की महामंत्री बबीता श्रीवास्तव आदरणीय दीदी जो कि चीफ एडिटर को सम्मानित कर रही हैं। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नए सत्र को लेकर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही विद्यालय स्तर पर विभाग बनाकर कार्य का बंटवारा किया गया। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गुरुवार को नए सत्र को लेकर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन विभाग प्रमुख ओम प्रकाश सिन्हा एवं प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से मां भारती के समक्ष दीप जलाकर और पुष्पार्चन कर किया। बाद में प्रधानाचार्य ने कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। मौके पर कार्यशाला को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश सिन्हा ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत केंद्रित शिक्षा है। इस शिक्षा व्यवस्था में बाल मनोविज्ञान को आधार मानकर बालकों के उम्र के हिसाब से 5+3+3+4 के आधार पर कक्षा का विभाजन बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से किया गया है। विद्या भारती प्रारंभ से ही बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पंचम महाभूत आधारित पदार्थों के साथ क्रिया आधारित शिक्षा पर बल दिया है। शिक्षा केवल अंक प्राप्त करना ही नहीं अपितु जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपने समाज तथा राष्ट्र का विकास करना है। अजीत मिश्रा ने कहा कि प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल शिक्षा यानी ECCE पर नई शिक्षा नीति में फोकस किया गया है। प्रत्येक बच्चा हमारे लिए मूल्यवान है। जब वह विद्यालय आता है तो वह अपने आप को सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। बच्चों में सकारात्मक भावना विकसित हो, इनके दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। शिशु वाटिका यानी पूर्व प्राथमिक खंड के 12 आयाम हैं, जिनमें कार्यशाला, कलाशाला, चिड़ियाघर, तड़नताल, क्रीड़ांगन, विज्ञान प्रयोगशाला, रंगमंच, वस्तु संग्रहालय आदि आता है। कक्षा कक्ष को रोचक और आनंददायक बनाना चाहिए ताकि बच्चे कुछ करके सीख सकें। क्रियापरक शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षा, सुरुचिपूर्ण शिक्षण, सहभागी शिक्षण, बहुस्तरीय शिक्षण और बहुकक्षा शिक्षण के आधार पर बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। कार्यशाला में विद्यालय स्तर पर विभाग बनाकर कार्य का बंटवारा किया गया। अंत में शांति मंत्र के साथ कार्यशाला का समापन किया गया। अनेक कार्यक्रम अपने विद्यालय में विगत वर्ष 2-3 कार्यक्रम की है, हम बार बार सुनते हैं। ये क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अर्थात प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। शिक्षा तो बाद में आती है, पहले बालक की समुचित देखभाल कैसे हो। हम सभी यह जानते हैं और हम सभी विद्या भारती के कार्यकर्ता हैं। अपने स्थापना के समय से ही विद्या भारती का जब प्रथम विद्यालय आप सभी जानते हैं गोरखपुर में जब खुला, तो श्रद्धेय गांधी जी का जो विचार था, उनके मन में जो भावना थी कि हम ऐसे बालक का निर्माण करें जो सर्वगुण संपन्न हो।
नैतिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से, हर प्रकार से एक अपने ये जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो विषय आए हैं, ये पूरे देश में सभी विद्यालय किस तरह से लागू करें, इसका प्रयास है। नई शिक्षा नीति को बनाने में 2020 जो है, इसको बनाने में विद्या भारती का बहुत बड़ा योगदान है। इस कारण से बहुत सारे बिंदु कभी हमको लगेंगे कि अपने विद्यालय से ही जुड़े हुए हैं। इसको मैं थोड़ा और सरल ढंग से विद्या भारती के अनुरूप बता देता हूँ कि जो शिशु वाटिका की जो व्यवस्था है, उसमें कक्षा अरुण, उदय और प्रभात एक कक्षा बढ़ाई गई है और कक्षा 1 प्रथम और द्वितीय, ऐसे प्रथम 5 जो कक्षा का विषय आया है, इसमें यह 5 कक्षा रहेंगी। उसके बाद 3+3+4 जो है 12 तक जाएगा, यानी आगे की फिर 10 वर्षों की शिक्षा है। इसमें अभी जो हम लोग प्रारंभ करना है, तो झारखंड सरकार ने भी निर्णय लिया और केंद्र सरकार ने भी कि अगले सत्र से यानी 2021-22 से हम नई शिक्षा नीति लागू करेंगे। इस सत्र में जब लागू होगा तो हमारा जो अभी जिसको हम अरुण कहने वाले हैं, यानी प्ले स्कूल, यहाँ बच्चे वस्ताविहीन शिक्षा ग्रहण करने के लिए आएंगे, कोई कॉपी किताब लेकर के नहीं आएंगे, जिसके लिए एक व्यवस्था का स्वरूप विद्या भारती ने दिया है, जो पहले से ही अपनी विद्या भारती योजना में है, किंतु झारखंड में मात्र 2 स्थान पर लागू हम लोग कर पाए। शिशु विद्या मंदिर में त्रिदिवसीय 25 से लेकर 27 मार्च तक वार्षिक आचार्य कार्यशाला सत्र 2021-22 का उद्घाटन श्री ओम प्रकाश सिन्हा जी अपने हजारी विभाग के विभाग प्रमुख जी के द्वारा की गई है। इस कार्यशाला का उद्देश्य भैया बहनों का शैक्षणिक विकास, विद्यालय विकास, आचार्य विकास, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आदर्श विद्यालय, अभिभावक संपर्क, पंचपदी शिक्षा इत्यादि पर क्रियान्वयन करने हेतु इस कार्यशाला में सभी आचार्य की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी और नई योजना बनाने हेतु अपने विद्यालय को किस तरह से सुचारू रूप से चला सके एवं व्यवस्थित रख सके, यह इसकी चर्चा इस सत्र में की जाएगी। और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि त्रिदिवसीय कार्यशाला व्यवस्थित रूप से होकर अपना सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सत्र 2021-22 व्यवस्थित ढंग से कार्य शिक्षा, अपने भैया बहनों को शिक्षा, अपने विद्यालय के विकास के लिए पूर्ण कटिबद्ध है। धन्यवाद। बेंगाबाद के फिटकोरिया निवासी मोटरसाइकिल सवार 2 युवक की टक्कर बहादुरपुर रोड में एक पिकअप वैन से हो गई। घटना में दोनों बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को धनबाद रेफर कर दिया गया। बेंगाबाद फिटकोरिया के बालेश्वर सिंह व हेमलाल सिंह बहादुरपुर रोड में सड़क हादसे में बुरी तरह से घायल हो गए। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि दोनों युवक मोटरसाइकिल से महेश मुंडा गए हुए थे। लौटने के दौरान बहादुरपुर रोड में निर्मला स्कूल के पास एक पिकअप वैन से इनके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद तुरंत ही उन्हें 108 एम्बुलेंस से गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को धनबाद रेफर कर दिया गया। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? बालेश्वर क्या? बालेश्वर सिंह। पिता क्या नाम है? कहाँ का रहने वाला है? कौन सा गाड़ी वाला मारा है? वो था क्या बोलते मैजिक। पकड़ाया? नहीं, भाग गया। ससुराल में प्रताड़ित होने के बाद अपने मायके तिसरी के गम्हरिया गांव आई विवाहिता युवती पूनम के साथ मायके में भी उसके पिता और चाचा ने मारपीट की। मारपीट में बीच बचाव करने आई युवती की मां और बहन भी घायल हो गई। फिलहाल तीनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और यह मामला महिला थाने तक पहुंच गया है। तिसरी के गम्हरिया में एक विवाहित युवती के साथ मायके में मारपीट की गई। घटना में युवती घायल हो गई, वहीं उसे बचाने आई उसकी मां और उसकी बहन को भी चोटें आई हैं। गुरुवार को तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। इस बाबत युवती पूनम उर्फ प्रीति का कहना है कि उसका विवाह कुछ माह पहले ही देवघर के कृष्णापुरी जटाही मोड़ में पवन कुमार से हुआ था। आरोप है कि ससुराल में इसे प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके बाद पति ने उसे मायके भेज दिया। मायके में भी पिता और चाचा ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। घटना में बचाने आई युवती की मां और बहन भी घायल हो गई।
घटना की तस्दीक मां और बहन ने भी की है। फिलहाल मामला महिला थाने तक पहुंच गया है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। क्या नाम है आपका? पूनम कुमारी। कहाँ के रहने वाली है? तीसरी गमरिया टर्की। क्या हुआ था आपको? 28 जून 2020 को मेरी शादी हुई थी देवघर जिले में। तो मैं शादी करके गई तो वहाँ पे मैं कुछ दिन तक ठीक से रही। उसके बाद मेरे पति हम पर अत्याचार करते थे, वो मुझे मारपीट करते थे, जिस पर मैं अपने रिलेशन में अपने परिवार वालों को बताई। तो वो लोग बोले कि ठीक है, ऐसे समझा बुझा करके पिछली बार मुझे चला दिए थे, लेकिन इस बार भी मेरे साथ मारपीट किया गया। तो मैं किसी तरह से अपने पति को बोल करके कि मुझे तीसरी पहुंचा दीजिए, तो मुझे तीसरी पहुंचा दिया। मुझसे जेवर सब छीन करके मुझे तीसरी पहुंचा दी। तब से मैं करीब 2 महीने से अपने मायके तीसरी में रह रही थी। तो जब मैं यहाँ आई तो मेरे पिताजी बोले कि नहीं, अब तुम चले जाओ, यहाँ पे क्यों रह रही हो। मैं बोली ठीक है। मैं समाज से इस बात को जिक्र की तो समाज वाले बोले कि पंचायती के द्वारा बॉन्ड करवा करके थाने में एग्रीमेंट के द्वारा मैं तुम्हारी ससुराल भेज दूँगी। तो मैं वहाँ पे तब फिर मैं बोली कि ठीक है। इसी बीच मेरे पिताजी मुझ पर 22 मार्च की रात को 10 से 11 बजे करीब मेरे माथे पर पीछे बिल्ली के बहाने से अपने रूम में बुला करके माथे पर मोटे बेड़े से वार किए, जिसके कारण मैं अपने बचाव के लिए वहाँ से निकली। तो मेरी बहन मुझे बचाने के लिए आई तो उसे भी काफ़ी चोटें लगी और मैं किसी तरह वहाँ से अपने रूम से वहाँ से बाथरूम में चली गई। तो वहाँ पे भी बाथरूम का दरवाज़ा को तोड़ के वो मुझे निकाले, काफ़ी तरह से मुझे पीटे, जिसके कारण मैं वहीं बेहोश पड़ गई। इसके बीच मेरी माँ को भी काफ़ी चोटें लगी हैं। बच्चे भी आपके? जी नहीं। पति क्या करते हैं? पति को छोटा मोटा प्लाईवुड का दुकान है। क्या नाम है? पवन कुमार। आपके ससुर जी का? लखनलाल बरगवाल। सर मैं जब लड़की की माँ हूँ, जब मेरी बेटी के बिल्ली के बाहर से मेरे पति बुलाए तो मेरी बेटी छोटी बेटी ज्योति कुमारी थे बचाने के लिए, और जब वो बचाने के लिए गए तो उसको भी इसके पिता मेरे हस्बैंड मारने के लिए कोशिश किए। तो माथा पर उसको भी पीछे से बात करने लगे, लेकिन देख ली उसी कारण उसका पीठ पर लगा और पर गया तो डंडा। वो अपना जान बचाने के लिए वो अपना रूम में पैक हो गई और रूम में पैक हो गई, बच गए हम। उसके बाद हमको भी मारे माथा पर मारे थे। हम किसी तरह जान बचाने के लिए हम किसी तरह निकलने के प्रयास किए, लेकिन हम बीच मेरे देवर के हाथ में देखे पिस्तौल था। मेरा अजय छोटे देवर है, उसी के हाथ में पिस्तौल था। मेरा संगला देवर है, मुन्ना नाम है उसका, उसका हाथ में अथी था, चाकू था। तो बोलने लगा कि अगर ज़्यादा हल्ला करोगे शोर मचा तुमको मार देंगे। तुम भी गोली दिखाया, बोला मार देंगे। तो किसी तरह मैं झटका दे करके बाहर निकल गई। उसी बीच मेरा फिर से माथा पर वार किया। तो पिस्तौल किसके हाथ में था? मेरा छोटा देवर अजय के हाथ में। कहाँ, क्या नाम है? अजय। वो भी मारना चाह रहे थे जी। तो कहाँ थे? मेरे घर दरवाजे पर खड़ा था। जब मेरी बहन को बिल्ली के बहाने से बुलाया गया था तो मैं उसकी चिल्लाई हुई आवाज़ पर मैं पहुंची। तो वहाँ पर मैंने दीदी को अपनी बहन को मारते हुए सीता को देखा। तो इसके बाद मैंने उसे बचाने के लिए जैसे हाथ पकड़ी तो मुझे भी मारा गया, मुझे भी कुछ चोटें आई। तो मैं वहाँ से डरकर भाग गई और अपने रूम में बंद हो गई। इसके बाद मैंने ये सब होकर फिर मैंने 100 नंबर पर डायल किया, पुलिस को बुलाई। इसके बाद मैं घर जाने पर मुझे लोग सब कोई बोले, वहाँ धमकी दिए है कि तुम्हें जान से मार देंगे, हम तीनों को जान से खतरा है। झंडा मैदान के समीप स्थित विवाह भवन में झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले नगर निगम का जिला सम्मेलन संपन्न हुआ। इस दौरान बताया गया कि एक तरफ केंद्र सरकार निजीकरण में लगी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार नगर निगम कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। कहा गया कि झारखंड सरकार इनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो भूख हड़ताल और मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले गुरुवार को नगर निगम का जिला सम्मेलन झंडा मैदान स्थित विवाह भवन में संपन्न हुआ। इस दौरान बताया गया कि राज्य सरकार नगर निगम कर्मियों के प्रति सौतेला व्यवहार कर रही है। सम्मेलन में बताया गया कि चुनाव के पूर्व हेमंत सोरेन ने कहा था कि निकाय के अंतर्गत दैनिक भोगी कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा, लेकिन आज सरकार बनने के बाद भी सुप्रीम और कैबिनेट का फैसला उनके पक्ष में होने के बावजूद लोगों की एक भी मांगे पूरी नहीं की गई है। बताया गया कि पहले 70% आवंटन ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता था, जिससे यहाँ के कर्मियों को वेतन भुगतान किया जाता था, लेकिन आज सरकार मात्र 40% आवंटन देने पर तुली हुई है।
एक ओर जहां केंद्र सरकार निजीकरण करने में लगी हुई है, तो दूसरी ओर झारखंड सरकार भी यहां के कर्मियों को बदहाल स्थिति में छोड़ने पर आतुर है। बताया गया कि इस बार झारखंड सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया तो मजबूरन भूख हड़ताल और मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा। मौके पर राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक सिंह, जिलाध्यक्ष लखन हरिजन, अशोक नयन, लखन शर्मा, शबीर खान, रूपलाल महतो, रघुनंदन विश्वकर्मा, मृत्युंजय सिंह, इतवारी महतो, अजीत कुमार राय, शंभू सिंह समेत कई कर्मचारीगण व सफाई मजदूर उपस्थित थे। नगर निगम गिरिडीह जिला शाखा का यह सम्मेलन आयोजित है। इस सम्मेलन के अवसर पर जो हमारी मांगे हैं, लंबित मांगे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। सरकार की गतिविधि पर चर्चा करेंगे। हेमंत सोरेन जी जब विपक्ष में थे तो उन्होंने कहा था कि जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नगर निगम के अंदर है, निकाय के अंदर है, उसको हम नियमित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी उनके पक्ष में है, झारखंड का कैबिनेट का फैसला भी उनके पक्ष में है। लेकिन लगभग 2 साल पूरा होने जा रहा है ये सरकार का, लेकिन अभी तक एक भी नियमित की कार्रवाई हमारी नहीं हुई है। दूसरी ओर पूर्व से ही हमारा 70% अनुदान और हमारा ऋण के रूप में हमको आवंटन दिया जाता था, जिससे यहाँ के कर्मी और मजदूरों का वेतन भुगतान होता था। लेकिन अभी सरकार ने कह दिया हम 40% ही देंगे। ऊपर से वेस्ट मैनेजमेंट का बोझ हमारे कपाड़ पर डाल दिया, नगर निकाय के कपाड़ पर, कि उसको भी आमदनी का 40% उसको देना होगा, यानी आमदनी भी कमा दिया, ऊपर से आवंटन भी कमा दिया। ऐसी परिस्थिति में हमारे कर्मचारियों को, मजदूरों को भूखे मरने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एक तरफ भारत सरकार निजीकरण कर सारे प्रतिष्ठानों को बेच रही है, मजदूरों के विरुद्ध में एक से एक कानून बनाकर हमला कर रही है। दूसरी तरफ अगर झारखंड सरकार भी इस तरह की कार्रवाई करेगी तो निश्चित तौर पर आंदोलन के लिए हम विवश होंगे। अभी हम लोगों ने राज्य स्तर पर भी आंदोलन लिया है कि तमाम निकायों में 1 दिन का भूख हड़ताल होगा, 1 दिन का उपायुक्त के समक्ष भूख हड़ताल होगा, 1 दिन हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, ये कार्यक्रम लिया है। लेकिन आज गिरिडीह नगर निगम में सम्मेलन में कर हम इन मांगों पर चर्चा करेंगे, आंदोलन पर चर्चा करेंगे, सफल करने पर चर्चा करेंगे और लास्ट में हम चुनाव करेंगे। जो नए सत्र के लिए पदाधिकारी इस संगठन के निर्वाचित होंगे, इसीलिए यह सम्मेलन आज यह सम्मेलन गिरिडीह में आयोजित है। पचम्बा के राजपुरा स्थित एक सरकारी शराब गोदाम में गुरुवार को एक्सपायरी डेट की शराब को नष्ट किया गया। नष्ट किए गए शराब की मूल्य 12 से 14 लाख रुपए बताई गई। बताया गया कि एक्सपायर हो जाने की वजह से शराब को नष्ट किया गया है। पचम्बा के राजपुरा स्थित सरकारी शराब गोदाम में गुरुवार को लगभग 2800 पेटी एक्सपायरी डेट की शराब को नष्ट किया गया। बताया गया कि शराब बिक्री की अंतिम तिथि वर्ष 2020 तक की थी। इस वजह से शराब कंपनी से एनओसी लेकर शराब को नष्ट किया गया। इस बाबत गोदाम के मैनेजर विवेक जायसवाल ने बताया कि तमाम कागजी प्रक्रिया को सल्टाने के बाद 12 से 14 लाख रुपए मूल्य की शराब को नष्ट किया गया है। हेलो, हमारे डीसी साहब, गिरिडीह के डीसी साहब के परमिशन के द्वारा फिर हम लोग जो सरकारी गोदाम में हमारा जो करीब 2800 पेटी जो कि एक्सपायर्ड हो चुका है बियर, चाहे जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है लिकर का, कंपनी के द्वारा एनओसी लेने के बाद में उसको कंपनी प्रतिनिधि लोग के सामने में उसको आज निष्करण किया जा रहा है। और इसका हम लोग को हमारे रांची हेड ऑफिस से भी हम लोग को परमिशन मिल चुका है। गिरिडीह के उत्पाद अधीक्षक के सामने में भी सुबह में आए और अभी भी वो अभी पीछे में ही मौजूद है, उनके सामने में ये निष्करण किया जा रहा है और आज शाम तक में इस पूरा निष्करण का कार्य पूरा कर दिया।
बरमसिया स्थित साईं सेवा आश्रम में गुरुवार को निःशुल्क कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 60 वर्ष से अधिक उम्र और 40 से 45 वर्ष के विभिन्न रोगों से ग्रसित लोगों का टीकाकरण किया गया। बरमसिया साईं सेवा आश्रम में गुरुवार को निःशुल्क कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन सिविल सर्जन के मार्गदर्शन में किया गया। शिविर का उद्घाटन विधिवत रूप से यूनिसेफ की डॉक्टर सोनिया तिवारी ने किया। इस अवसर पर आश्रम के महिला पुरुष कार्यकर्ता उपस्थित थे। शिविर का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर सोनिया तिवारी ने कहा कि कोरोना का टीका पूर्णतः सुरक्षित है और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। सरकार के निर्देशानुसार 1 मार्च से प्रारंभ इस अभियान में फिलहाल 60 वर्ष से ऊपर एवं 45 से 50 वर्ष के विभिन्न रोगों से ग्रसित लोगों को टीका लगाया जा रहा है। इस शिविर में टीकाकरण के लिए 200 से अधिक लोगों ने अपना आधार कार्ड जमा कर रजिस्ट्रेशन करवाया है। इन्हें ही बारी बारी से टीका लगाया जा रहा है। इस शिविर को सफल बनाने में देव प्रकाश, सुहानी, वासुदेव पांडे, संदीप, दिवाकर, विक्रम, सुनीता सिन्हा आदि लोग लगे हुए थे। वहीं शिविर की सफलता में वार्ड पार्षद सुमित कुमार और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मिथुन चंद्रवंशी भी मुस्तैद नजर आए। ऊपर से उतर नहीं। सदर अस्पताल बीडी की ओर से कोरोना का मुफ्त टीकाकरण का शिविर लगाया गया है, जिसका उद्घाटन आज जाते जो केंद्रीय टीम की डॉक्टर श्रीमती सोनिया तिवारी जी हैं उन्होंने किया। टीकाकरण की टीम में हमारे 8 कर्मी सदर अस्पताल से प्रतिनिधित्व किए गए हैं, जिसका निगरानी कर रहे हैं डॉक्टर आशीष, सदर अस्पताल गिरिडीह। और हमारे यहाँ अभी तक 200 के लगभग लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और जैसे जैसे लोग आते जाएंगे, टीकाकरण अपना शुरू हो गया है, टीकाकरण कराते जाएंगे। और ये साईं सेवा आश्रम का हमेशा यह रहा है कि लोगों को कल्याण हो। डॉक्टर सोनिया जी ने जो भ्रम था लोगों के बीच में, जो भ्रांतियां थी टीकाकरण के संबंध में, सारी भ्रांतियों को इन्होंने बैठक में रह करके और निरंतर संपर्क करके लोगों के बीच में अपना संदेश दिया है। इसलिए निसंकोच रूप से सभी को आकर के टीकाकरण करा लेना चाहिए। यहाँ किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। हमारे सेवादार जितने भी साईं सेवा आश्रम के हैं, तमाम लोग हम लोग सेवा में लगे हुए हैं। उनकी सेवा हमारा धर्म है। आप सभी को नमस्ते और आप सभी का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर सोनिया तिवारी हूँ। WHO से RRT की तरह गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट को मैं देख रही हूँ। निरंतर मैं यहाँ पर 1-1.5 महीने से हूँ और यहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्य बहुत ही अच्छा चल रहा है। ANM, सिविल सर्जन सर और हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट, ये सारे ही बहुत कोऑपरेटिव हैं यहाँ पे। और आज जो टीकाकरण यहाँ पर रखा गया है वे विशेष तौर से साईं मंदिर में गुरुवार के दिन रखा गया है। यहाँ पर करीब 150 से 200 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और हम आज इसमें 2 कैटेगरीज के लोगों को वैक्सीनेट करने वाले हैं, जो कि आती है एक तो 45 से 59 तक, जो कि विद कोमॉर्बिडिटीज है, और एक कैटेगरी आती है जो कि 60 के ऊपर है लेकिन हेल्दी पीपल है। और आज यहाँ जो वैक्सीन दी जाएगी वो कोवैक्सीन दी जाएगी। पर मेरी सबसे गुजारिश है कि यदि एक टीका आपने आज लगवा लिया है तो कृपा करके जो भी अंतरकाल है 4 से 6 हफ्ते का, इसके बाद में आप आके दूसरा डोज अवश्य लेवें। राष्ट्रीय नाई महासभा की ओर से सैलून संचालक शंकर ठाकुर की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया और फिर जेपी चौक पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर जोरदार आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। सैलून संचालक शंकर ठाकुर की हत्या के विरोध में राष्ट्रीय नाई महासभा की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। शहर के सर्कस मैदान से निकाले गए इस कैंडल मार्च में
काफी संख्या में नाई समाज के लोगों ने भाग लिया। इस दौरान जेपी चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया। समाज के लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। समाज के लोगों ने मांग की कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार करे, नहीं तो समाज आने वाले दिनों में जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगा। मौके पर नंदलाल शर्मा, रंजीत ठाकुर, गणेश ठाकुर, मोहनलाल शर्मा, रामशंकर ठाकुर, संजय ठाकुर, हीरा देवी, दिलीप ठाकुर, राजेंद्र शर्मा, संजीत ठाकुर, सुधीर ठाकुर, जीतन ठाकुर समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। किसी की भी हत्या हो सकती है और अगर हत्यारा पकड़ा नहीं जाता है तो हत्या करने वाले लोगों की मानसिकता बढ़ जाती है। इसी कारण से सार्वजनिक रूप से मुगल काल में फांसी देने की सजा थी कि भय से लोग फिर ऐसा काम नहीं करेगा। तो भय पर व्याप्त हो, समाज में भय व्याप्त हो और इसी तरह निरह लोगों की हत्या नहीं हो, इसके लिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब हत्यारा को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, अन्यथा लोग बाध्य होंगे सड़कों पर उतरने की। नहीं कर पाया है। गिरिडीह में हत्या अपराध का लगातार सिलसिला जारी है और पुलिस हाथ में हाथ रख के बैठे हुए हैं। इसी दौर में शंकर ठाकुर सिरसिया निवासी का हत्या, निर्मम हत्या कर दिया गया। वो लड़का सामाजिक लड़का था, समाज में बहुत ज़्यादा रुचि रखता था और वो न नशा करता था न किसी से आज तक का उसका लड़ाई झगड़ा था। और उसका हत्या होने में आज लगभग 9 दिन बीत चुका है। पुलिस प्रशासन किसी तरह का उसका आज तक रिजल्ट सामने नहीं लाया है। हम लोग मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से, यहाँ के एसपी साहब से मांग करते हैं कि शंकर ठाकुर का हत्या किसने किया और क्यों किया, इसको सामने लाया जाए, उसका उजागर किया जाए। ऐसा नहीं होने पर हम लोग 5 दिनों का अल्टीमेटम देते हैं यहाँ के एसपी साहब को। 5 दिन के अंदर अगर इनका पर्दाफाश नहीं हुआ, उजागर नहीं हुआ मामला, तो हम लोग फिर रोड जाम करेंगे, थाना का घेराव करेंगे। 7 बजे शंकर ठाकुर अपने दुकान से बढ़ा करके घर की ओर जा रहे थे, अचानक उसको गायब हो जाता है। सूचना हमको मिला 9-10 बजे रात को। 10 बजे रात को पता चलने के बाद प्रशासन को मैंने खबर किया। प्रशासन मेरे साथ मैंने खोजने का काम किए हैं। उसके बाद भी आज तक पता नहीं चल रहा कि हत्यारा कौन है। और ना ही वो लड़का कोई शराबी था और ना ही और कोई नशा था उसके अंदर में, और बहुत सीधा शांत लड़का था। अगर इस तरह से अगर घटना घटती है तो हम लोग खौफ में जी रहे हैं कि कभी भी किसी घटना घट सकती है। प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम जल्द से जल्द हत्यारा को पता चल जाए, ताकि हम लोग कम से कम अच्छा से चैन से कमा खा के रह सकें। अगर ऐसा होता है हमारे समाज के साथ तो हम लोग कहीं के रहने के लायक नहीं रह जाएंगे। और इसके बाद अगर प्रशासन अगर नहीं कुछ करती है तो फिर हम लोग आंदोलन। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अधिवक्ता संघ चुनाव की प्रक्रिया हुई शुरू। विभिन्न पदों पर कई उम्मीदवारों ने कराया अपना नामांकन। टेबल टू टेबल कैंपेनिंग भी हुआ प्रारंभ। बिहार विधानसभा के बाहर हुए लाठीचार्ज के विरोध में राजद नेताओं ने खोला मोर्चा। टावर चौक पर किया प्रदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री का फूंका पुतला। नगर भवन में आयोजित हुआ आवास आवंटन सह लोन मेला। नगर विकास विभाग के निदेशक ने किया उद्घाटन। उपायुक्त समेत अन्य कई अधिकारी रहे मौके पर मौजूद। और पतंजलि परिवार ने बक्सीडीह रोड में किया होली मिलन समारोह का आयोजन। एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी गई होली की शुभकामनाएं।
गीत संगीत का भी चला दौर, पत्रकारों को भी किया गया सम्मानित। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।